तो दोस्तों हम फंडामेंटल राइट्स में हमारी गत जो पिछली कक्षाएं रही हैं उसमें हमने स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 तक अध्ययन कर लिया था। अनुच्छेद 21 तक अध्ययन कर लिया था। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो हमारा एक पार्ट बच गया था अनुच्छेद 22, क्योंकि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम आज की क्लास में इससे आगे जो बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत कुल 7 धाराएं हैं, यानी कुल 7 पॉइंट हैं। कुल 7 क्या हैं? खंड है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में कुल कितने खंड बताए गए हैं? 7 खंड बताए गए हैं और इन्हीं के बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 22(1) के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 22(1) ये क्या कहता है? अनुच्छेद 22(1) ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को ये कह सकते हैं सामान्य विधि से गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार सामान्य विधि से गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बतलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) और इसके अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली आती है गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पहली बात आती है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत जो पहली बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो ये जान सकता है कि उसे किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में इसके अंतर्गत जो दूसरी बात आती है वो ये आती है अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार। ये अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत ही आती है बात कि अपनी रुचि से किसी भी वकील के माध्यम से वो अपना मामला कहाँ प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है? कोर्ट में या न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। ये बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत। जो सामान्य विधि से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ये अधिकार होंगे कि अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा और अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 22(2) के बारे में। अनुच्छेद 22(2) के बारे में अनुच्छेद 22(2)
क्या कहता है कि 24 घंटों के भीतर 24 घंटों के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुति का अधिकार, प्रस्तुति का अधिकार। कोई व्यक्ति जिसने अपराध किया है तो ये संबंधित अधिकारी के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार करके संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करे, प्रस्तुत करे। ठीक है, ये प्रस्तुति का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत, यानी 24 घंटों के भीतर व्यक्ति को गिरफ्तार करके संबंधित मजिस्ट्रेट के सम्मुख क्या करे, प्रस्तुत करे। और इन 24 घंटों में यात्रा या कह सकते हैं आने जाने में लगा समय शामिल नहीं है। यात्रा आने जाने में लगा समय शामिल नहीं। ठीक है, यात्रा आने जाने या बीच में कोई अवकाश हो गया तो उसका समय इसमें काउंट नहीं किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का अपराधी है और अपराध करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र चला गया, तो आपको पता है कि वहाँ से अगर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे में वहाँ से लाना हो सकता है असंभव हो। इसका कारण ये है कि दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई, आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो जब उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के पश्चात उसको जब लाया जाता है किसी भी माध्यम से, सड़क माध्यम से या हवाई माध्यम से, तो उसमें आने और जाने में या यात्रा में जो समय लगता है वो शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(3) ये क्या कहता है कि खंड 1 और खंड 2, खंड 1 यानी 22(1) और खंड 2 यानी 22(2) कि कोई बात शत्रु देश या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है। अनुच्छेद 22(3) में क्या कहा गया है कि खंड 1 और खंड 2 की कोई भी बात ये शत्रु देश और निवारक निरोध के अंतर्गत, जो डिटेंटिव लॉ होते हैं उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर ये बात लागू नहीं होती है। उनके लिए एक अलग व्यवस्था है, किस प्रकार की है वो आगे जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो उसमें आने वाली है। ठीक है, शत्रु देश, सीधा ध्यान रखें, शत्रु देश और निवारक निरोध यानी डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसके ऊपर ये बातें लागू नहीं होती हैं। डिटेंटिव लॉ क्या होता है? डिटेंटिव लॉज, निवारक निरोध जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपको पता है, मीसा 1973 में लागू किया गया था, 78 में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा टाडा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित पोटा, ठीक है, ये 1985 में लागू किया गया, 95 में समाप्त कर दिया गया। पोटा 2002 में लागू किया गया, 2004 में समाप्त किया गया। ठीक है, ये सारे आते हैं किसके अंतर्गत? डिटेंटिव लॉज के अंतर्गत आते हैं, निवारक निरोध के अंतर्गत आते हैं।
तो इनके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को या शत्रु देश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ऊपर खंड 1 और खंड 2 की कोई बात लागू नहीं होती। इनके लिए किस प्रकार की गिरफ्तारी होगी, किस प्रकार से इनके लिए जो अपराधों के संदर्भ में जो बातें होगी कानून की वो क्या होंगी, ये इसमें निर्धारित नहीं है, इनके लिए अलग व्यवस्था होगी। उसके बाद में अगला आता है आपका अनुच्छेद 22(4), अनुच्छेद 22(4). अनुच्छेद 22(4) क्या कहता है कि डिटेंटिव लॉज यानी निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। यानी उसको कितने माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डिटेंटिव लॉज के अंतर्गत निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 माह से ज़्यादा समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। कहने का मतलब इसके लिए अगर इसकी अवधि बढ़ाना है, अवधि बढ़ाने हेतु 3 माह से अधिक अगर इसकी अवधि बढ़ाना है, अवधि बढ़ाने हेतु किसका गठन किया जाएगा? एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा। सलाहकारी बोर्ड का गठन, ठीक है। सलाहकारी बोर्ड का गठन ये SC न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में, हाईकोर्ट न्यायाधीश के नेतृत्व में क्या गठित किया जाएगा? एक सलाहकारी बोर्ड गठित किया जाएगा, ठीक है। और ये सलाहकारी जो बोर्ड होगा इसकी अनुमति से ही, इसकी अनुमति से ही 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। समझ रहे हैं बात? वापस देख लीजिएगा। 22(4) क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेंटिव लॉज या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 माह तक गिरफ्तार रखा जाएगा, इससे अधिक अवधि के लिए नहीं। अगर अवधि बढ़ाना है तो इसके लिए सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसके नेतृत्व में? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में। और उस सलाहकारी बोर्ड की अनुमति से ही 3 माह से अधिक जो व्यक्ति निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार करके रखा गया है उसको आगे रखा जा सकता है गिरफ्तार करके। ये बात कहता है अनुच्छेद 22(4). उसके बाद में आगे आता है अनुच्छेद 22(5). 7 धाराएं हैं, 7 खंड हैं इसमें, तो हम अनुच्छेद 22(5) के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 22(5) तो यहाँ भी वही बात है कि डिटेंटिव लॉज के अंतर्गत, डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत किसी संस्था द्वारा, किसी संस्था या कह सकते हैं एजेंसी, निवारक विधि के अंतर्गत अगर किसी संस्था एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को क्या किया गया है? गिरफ्तार। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है, किसको? गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। गिरफ्तारी का क्या कारण जानने का क्या होगा? अधिकार। ये ध्यान रखिएगा। अगर डिटेंटिव लॉ या निवारक विधि के अंतर्गत किसी संस्था एजेंसी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का
अधिकार होगा, यानी जिस व्यक्ति ने इसको गिरफ्तार, जिस एजेंसी ने इसको गिरफ्तार किया है, उस एजेंसी को की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का क्या बताए, कारण बताए, ताकि वह उस संस्था में ही अपनी गिरफ्तारी के आधार को चुनौती दे सके। ये लीजिए, ये कहता है अनुच्छेद 22(5) कि निवारक विधि के अंतर्गत अगर किसी संस्था, किसी एजेंसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस एजेंसी या संस्था का यह अधिकार होता है, ये कर्तव्य होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बतलाया जाए, ताकि वह उस संस्था में ही अपनी गिरफ्तारी के आधार को चुनौती दे सके। ठीक है, ये बात है अनुच्छेद 22(5) के अंतर्गत। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 22(6). अनुच्छेद 22(6) क्या कहता है? यहाँ दिख रहा है आपको, डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत कोई संस्था या एजेंसी या कोई प्राधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, ये गिरफ्तार करेगा तो यहाँ उस गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बताए गए हैं, ठीक है, और ये एजेंसी द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के कारण बतलाए जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि ऐसे प्राधिकारी जिसने डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो प्राधिकारी ऐसे तथ्यों को जाहिर करना, ऐसे तथ्यों को स्पष्ट करना या जाहिर करना आवश्यक नहीं समझेगा। ठीक है, जो भी कोई प्राधिकारी या अधिकारी है वो ऐसे तथ्यों को प्रकट करना या जाहिर करना भी कह सकते हैं, एक ही बात है, या इसके स्थान पर आप लिख लीजिएगा प्रकट करना। प्रकट करना आवश्यक नहीं समझेगा जो लोकहित के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध हो? लोकहित के विरुद्ध हो। ऐसा उसे लगे कि इससे लोकहित को खतरा उत्पन्न है तो उन तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं समझेगा। कौन? जो प्राधिकारी जिसने डिटेंटिव लॉ के अंतर्गत किसी व्यक्ति को क्या किया है, गिरफ्तार किया है। वापस समझ लीजिएगा, शब्दावली थोड़ी कठिन है। अनुच्छेद 22(6) में क्या कहा गया है कि ऐसे प्राधिकारी, अभी हमने देखा था संस्था एजेंसी, तो उसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे प्राधिकारी जिसने डिटेंटिव लॉज के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है तो वो प्राधिकारी ऐसे किसी तथ्यों को प्रकट करना जरूरी नहीं समझेगा जिन तथ्यों के माध्यम से लोकहित का क्या हो, विरोध, वो तथ्य लोकहित के विरुद्ध हो, या वो खुद समझता हो कि ऐसे तथ्य लोकहित के क्या हैं, विरुद्ध हैं। और उसके बाद में सबसे अंत में आ जाता है अनुच्छेद 22(7). ये कुल 7 धाराएं थी और 7वें आपके सामने आ गई हैं 22(7). तो 22(7) में क्या बताया गया है? संसद विधि द्वारा, यहाँ पर बात आ गई किसकी? संसद की। और संसद आपको पता है किसके द्वारा ये काम करेगी? विधि द्वारा, ठीक है, विहित कर सकेगी। ये लीजिए, क्या कर सकेगी? संसद कानून बनाकर क्या कर सकेगी कि कुछ मामलों में 3 माह से अधिक समय तक भी बिना सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रखा जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। ये लीजिए 22(7) क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी, यानी संसद कानून बनाकर ये निश्चित कर सकेगी कि कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध डिटेंटिव लॉज के अंतर्गत 3 माह से अधिक समय तक भी 3 माह से अधिक समय तक बिना सलाहकारी बोर्ड की अनुमति के किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक भी गिरफ्तार करके रखा जाना है कुछ मामलों में, तो ये कार्य कौन कर सकेगा, ये संसद कानून बनाकर कर सकती है। जबकि ये बात 22(4) में भी आई थी, वहाँ कहा गया था कि सलाहकारी बोर्ड की अनुमति से ही किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए गिरफ्तार रखा जा सकता है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि संसद कानून बनाकर उस बात को भी बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है, उसको चुनौती दे सकती है, किसको, जो सलाहकारी बोर्ड तय करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सलाहकारी बोर्ड की अनुमति की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर संसद ने विधि बनाकर ये कार्य कर दिया है तो फिर यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर उस व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक भी गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, लेकिन ये होता है केवल कुछ मामलों में ही। सारे में अगर ऐसा हो गया तो फिर सलाहकारी बोर्ड का तो कोई औचित्य ही नहीं है। ये थे दोस्तों आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आने वाली प्रमुख खंड या धाराएं। मेरे ख्याल से आपको ये बातें विस्तृत रूप से समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्याएं होने वाली नहीं है। थोड़ी शब्दावली कठिन है, एक बार पुनः आप देखेंगे, विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो शायद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 2 मौलिक अधिकार पूरे होते हैं और उसके बाद में अगला जो मौलिक अधिकार आता है तीसरा, वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो मौलिक अधिकार आता है वो कौन सा आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इनके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इनके बारे में क्या बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 23 और 24 में, तो हम इनको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 23 तो यहाँ कहा गया है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, अब इसमें 2 धाराएं हैं, 23(1) है और 23(2) है। 23(1) में क्या कहा गया है, मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का, मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिषेध किया जाता है। यानी मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। यानी मानव का आप किसी भी रूप में, अलग रूपों में व्यापार नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते। जैसे राजस्थान में आपको पता है पुराने समय में हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा ये चलती थी। बलात् श्रम, किसी को जबरदस्ती अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकते, काम के बदले उसको अगर किसी प्रकार की कोई सुविधा आप नहीं दे रहे हैं, श्रम का अगर जो वो श्रम करता है उसका भाग अगर उसको आप
नहीं लौटा रहे हैं, तो इसका प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1). ठीक है, और इस उपबंध का उल्लंघन अगर कोई करता है तो वो होगा अपराध। इस उपबंध का उल्लंघन करना अपराध होगा और ये विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय। विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 23(1) में कि मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। ये बात कहता है 23(1). अब हम यहाँ देखते हैं कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या शामिल है। मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो ये मानव अंगों का क्रय विक्रय, मानव अंगों का क्रय विक्रय यानी मानव के जो अंग होते हैं उसका क्रय और विक्रय मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात आपको मालूम होना चाहिए मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत और क्या आता है, तो स्त्री पुरुष और बच्चों का वस्तु के समान खरीद या बिक्री। स्त्री पुरुष बच्चों का वस्तु के समान क्या, खरीद बिक्री। इसके अलावा इसमें और क्या आएगा मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत, तो स्त्री बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। इसमें आपको पता है ये जो शब्द है काफ़ी ज़्यादा चलन में है, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में धकेल देना किसी को। तो स्त्री बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति जैसा जो कामकाज है वो भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा देवदासियाँ और जो दास होते हैं वो भी किस श्रेणी में आते हैं, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आते हैं। यह आपको ध्यान में रखना होगा। मानव अंगों का क्रय विक्रय मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है। स्त्री पुरुष बच्चों का वस्तु के समान खरीद और बिक्री, ये भी किसके समान है, ये किसके अंतर्गत शामिल है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत। और स्त्री बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार यानी कहने का मतलब वेश्यावृत्ति जैसी जो प्रथाएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। देवदासियाँ और दास अगर किसी को बनाकर रखा जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत भारतीय संसद ने 2 कानून भी बनाए हैं। कौन कौन से कानून हैं, तो ये अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में पारित हुआ। ये रोकने के दृष्टिकोण से कानून बनाया गया, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। और इसके अलावा एक और बनाया गया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। ये किसके अंतर्गत है, 1976 के अंतर्गत ये जो कानून है वो भारत में बंधुआ मजदूरी जो प्रणाली है इसको रोकने की दिशा में उठाया गया एक कदम, जिस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया है। तो उसके बाद में अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है। अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है, तो अनुच्छेद 23(2) ये कहता है
कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित, यानी कोई राज्य अगर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कोई किसी प्रकार की सेवा लागू करना चाहता है, करने से नहीं रोकेगी। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी। और आगे बताया गया है कि राज्य ऐसी अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किसी के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, स्त्री पुरुष, बच्चों, ये कहाँ आ गया दोस्तों? हाँ, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी राज्य को। ऐसी अनिवार्य सेवा अगर राज्य अधिरोपित करना चाहता है तो किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये लीजिए, यहाँ ये चीजें ध्यान रखेंगे। केवल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग, ये 4 शब्दावली हैं। इसके अलावा जो आप समझें अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वो शब्दावली यहाँ नहीं है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग ही है। इसके आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर राज्य किसी प्रकार की कोई अनिवार्य सेवा लागू करना चाहता है। ये था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 23 के दोनों पार्ट जो आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में अनुच्छेद 24 और देख लीजिएगा। अनुच्छेद 24 ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी खान या कारखानों में कार्य पर लगाना प्रतिषिद्ध किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब 14 वर्ष से बाल श्रम का प्रतिषेध कह सकते हैं आप। बाल श्रम का क्या किया गया है? प्रतिषेध। बाल श्रम का प्रतिषेध। छोटे बच्चों को किसी खतरनाक कार्यों पर आप नियोजित नहीं कर सकते, यानी उनके नियोजन पर रोक है। और इसका सीधा सा मतलब है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी खान या कारखानों में खतरनाक कार्यों पर लगाना क्या है? वर्जित है। ऐसा राज्य क्या करता है? प्रतिषिद्ध करता है। तो ये बातें शायद आप समझ गए होंगे, कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं है। इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने कानून भी पारित किया है। कौन सा? बाल श्रम निषेध नियमन
नियमन, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में अपने निर्णय में ये भी कहा कि बाल श्रम को रोकने हेतु बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना भी की जानी चाहिए। 2005 में आपको पता है बाल संरक्षण अधिकार आयोग अधिनियम पारित किया गया 2005 में। उसके पश्चात इस अधिनियम का नामकरण बदलकर 2016 में 86 वाले अधिनियम का नाम बदलकर 2016 में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 2016 कर दिया गया। कहने का मतलब बाल श्रम को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है संसद के द्वारा, और ये कार्य किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों पर लगाना क्या है, वर्जित है। इसका मतलब ये बाल श्रम का क्या करता है, प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध यानी रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद में आगे आपका जो पार्ट आता है वो चौथा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बातें कही गई हैं, और इसमें हम यहाँ पर इसको क्रमबद्ध रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है तो इसके बारे में आप बता देंगे। लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, ये तीनों ध्यान रखेंगे शब्दावली। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए राज्य, अंतर्गत रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दोस्तों ये जो शब्दावली है ऐसी की ऐसी जो गत टीचर्स की रीट की एग्जाम लगी थी 2018 में, ये प्रश्न आया था। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानना, प्रचार प्रसार करना और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो इसका उत्तर था अनुच्छेद 25। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसके अलावा धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा धर्म के अनुरूप आचरण करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये बात आपका अनुच्छेद 25 से एक मान लीजिए एक ही बात है। अनुच्छेद 25
में बात कही गई है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए सभी नागरिकों को क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी उसकी आत्मा की स्वतंत्रता क्या कहती है, आत्मा के दृष्टिकोण से वो स्वीकार कर सकता है, किसी धर्म को अबाध रूप से मान सकता है। जरूरी नहीं कि वो जिस धर्म का है उस धर्म को ही माने, दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म को ग्रहण कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है दोस्तों। उसका प्रचार प्रसार करने की, जिस धर्म का वो अनुयायी है उस धर्म का वो क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म को कमज़ोर साबित नहीं कर सकता, ठीक है। और धर्म के अनुरूप आचरण करने की उसे क्या है, स्वतंत्रता है, यानी जो उसके धर्म के अनुरूप जो भी बातें होंगी उनको मानने की उसके ऊपर क्या होगी, उसका दायित्व होगा। कहने का मतलब वो इस प्रकार का कर सकता है। तो ये शब्दावली आप ध्यान रखेंगे, ये लिखी हुई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। उसके बाद में अनुच्छेद 25(2), अनुच्छेद 25(2), अनुच्छेद 25(2) इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस खंड की कोई बात जो खंड 1 में लिखी हुई है इसके परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और खंड 1 के परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, यानी जो व्यवस्था लागू है 1 के अंतर्गत इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी और राज्य को कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी, कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी। इसके अंतर्गत एक 25(2) क है, क में क्या कहा गया है, धार्मिक आचरण से संबंधित, यहाँ दूसरा इसके लेते हैं हम, धार्मिक आचरण से संबंधित, धार्मिक आचरण से संबंधित, धार्मिक आचरण से संबंधित कोई आर्थिक वित्तीय, आर्थिक वित्तीय, आर्थिक शब्द आप बाद में लिखें, वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक एवं लौकिक क्रियाकलाप पर निर्बंधन नहीं। थोड़ी कठिन शब्दावली है दोस्तों, लेकिन आप समझेंगे उम्मीद करता हूं। अनुच्छेद 25(2) में क्या कहा गया है कि खंड 1 में जो विधि है उस विधि, जो विधि परिवर्तन में है, परिवर्तन का मतलब जो विधि लागू है उसके ऊपर इस खंड की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी और राज्य को ऐसी कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो धार्मिक आचरण से संबंधित कोई वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक एवं लौकिक क्रियाकलाप से संबंधित हो, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का वो बंधन नहीं लगाती है, ठीक है। कहने का मतलब धार्मिक आचरण से संबंधित कोई भी अगर वित्तीय कामकाज, आर्थिक कामकाज या राजनीतिक कार्य कामकाज, लौकिक क्रियाकलाप ये हो तो उसके ऊपर राज्य क्या कर सकता है, विधि बना सकता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और उसके पश्चात जो ख है उसमें क्या बात कही गई है, तो ख में ये बात कही गई है सामाजिक कल्याण एवं सुधार के अंतर्गत, सामाजिक कल्याण एवं सुधार के अंतर्गत
सभी सार्वजनिक, या ऐसे कह सकते हैं आप, अंतर्गत हिंदुओं की सभी सार्वजनिक संस्थाओं को, हिंदुओं की सभी सार्वजनिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों, वर्ग और उससे जुड़े हुए जो भी भाग होते हैं के लिए खोलने का उपबंध करती है। ठीक है, यानी सामाजिक कल्याण और सुधार से संबंधित, सुधार के अंतर्गत रहते हुए जो सभी प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं हैं, हिंदुओं की जितनी भी जो सार्वजनिक या धार्मिक संस्थाएं हैं उसको हिंदुओं के सभी वर्ग और भागों के लिए खोलने का क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। हिंदुओं की सभी, यहाँ पर इस शब्द को आप दोस्तों ये ध्यान रखें, हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्थाओं, ये लिखें आप, सार्वजनिक की बजाय क्या लिखें, धार्मिक। सामाजिक कल्याण और सुधार के अंतर्गत रहते हुए हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2) ख के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है। मेरे ख्याल से आपको इस बात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इसका मैं उदाहरण बता देता हूँ कि ये क्या शब्दावली है, ये तो हमारे समझ में भी नहीं आई। अगर सामाजिक कल्याण और समाज सुधार के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना है सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, हिंदुओं की जितनी भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, सबसे ज़्यादा आपको पता है पुराने समय में जो हिंदू धर्म में दलित, अछूत, हरिजन जो लोग थे उनको अलग रखा जाता था, समाज में हाशिए पर रखा जाता था। तो उनके बारे में आपको पता है कि धीरे धीरे समाज में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई चेतना जागृत हुई। उसी प्रकार जब संविधान निर्माण हुआ तो ये बातें भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्निहित की गई कि सामाजिक कल्याण और सुधार के अंतर्गत रहते हुए सार्वजनिक प्रकार की सभी जो हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हैं उनको हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज के हिंदुओं के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही सभी धार्मिक संस्थाओं पर अपना आधिपत्य बनाए रखें, उन्हीं का प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप और दखलंदाजी हो। हिंदुओं के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग इसमें बराबर पार्टिसिपेट यानी भाग ले सकते हैं, उनके लिए खोलना आवश्यक है ताकि वो सभी अपनी बराबर की भागीदारी निभा सकें। इसका उदाहरण देखिए आप, यहीं देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। केरल में एक मंदिर है दोस्तों, सबरीमाला। केरल में क्या है, सबरीमाला मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना। कितने साल पुराना है, 800 वर्ष पुराना मंदिर है सबरीमाला मंदिर केरल में। और ये भगवान अयप्पा, किसका मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर है, भगवान अयप्पा का मंदिर है। और इस मंदिर में क्या परंपरा है, परंपरा है कि 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यानी कहने का मतलब मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष आयु की महिलाएं। ये यहाँ पर कुछ फिजिकल इंटेंसिटी माना जाता है। इसका एक कारण कि 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं को
जो केरल में सबरीमाला मंदिर है इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। और आपको पता है केरल हाई कोर्ट ने इस परंपरा को बिल्कुल जायज़ ठहराया। केरल हाई कोर्ट ने 1965 में इसको क्या ठहराया, बिल्कुल सही ठहराया कि इस प्रकार की जो व्यवस्था कर रखी है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, एकदम सही है। ये कहना किसका रहा, केरल हाई कोर्ट का रहा। अब देखिए ये व्यवस्था कहाँ ठीक है, आप खुद बताइए कि व्यवस्था कहाँ सही है कि जिसमें महिलाओं और खासकर 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश ही नहीं दिया जाता। फिर हाई कोर्ट, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी रही हो, हाई कोर्ट ये कहता है कि इस प्रकार की परंपरा क्या है, सही है। फिर इस मामले को चुनौती दी गई, इस मामले को क्या दी गई, चुनौती। और चुनौती किस मामले में दी गई, तो यहाँ देखेंगे इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, ये मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से निर्णय दिया और निर्णय में क्या बताया, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना गलत है। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना क्या है, गलत है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ये युवा वकीलों का एक संगठन है, एक समूह है, और इसने चुनौती में यह आधार बताया कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 इसका क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से निर्णय दिया और निर्णय में क्या बताया, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना क्या है, गलत है। लेकिन साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, अगर महिलाएं मंदिर में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर न्यायालय के द्वारा किसी गारंटी का उल्लेख नहीं किया गया। और आपको बताया 2018 में जब ये आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया, उसके पश्चात 2 महिलाओं ने ज़बरदस्ती मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, हालांकि वो प्रवेश नहीं कर पाई, मुख्य जो मंदिर है गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकी। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय का क्या किया, इस निर्णय का रिव्यू किया और रिव्यू करने के पश्चात कहा कि इस मामले को संविधान की बड़ी बेंच के पास विचार करने हेतु भेजा जाना आवश्यक है। वर्तमान में 9 न्यायाधीशों की पीठ, कितने न्यायाधीशों की, 9 न्यायाधीशों की पीठ इसके ऊपर क्या कर रही है, विचार कर रही है कि इसका क्या अंतिम रूप से क्या हल होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये उदाहरण मैंने आपको बताया है अनुच्छेद किसके अंतर्गत, 25(2) के अंतर्गत के हिंदुओं की जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो हिंदुओं के सभी वर्गों, सभी जो अनुभाग हैं उनके लिए खोलने का उपबंध होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया है केरल के सबरीमाला मंदिर का, जिसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सही भी बताया, जो परंपरा है उसको, जिसको इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ ने चुनौती दी और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 17, 21 और अनुच्छेद 25 और 26 का ये उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से निर्णय देते हुए कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना क्या है, गलत है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ कोई गारंटी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले का रिव्यू करते हुए कहा कि संविधान की बड़ी बेंच के पास इस मामले को रिव्यू हेतु भेजा जाना चाहिए और वर्तमान में 9 न्यायाधीशों की पीठ जो ये सबरीमाला मंदिर का जो मामला है इसके ऊपर अब इसके मामले को देख रही है, इसके ऊपर विचार कर रही है किस प्रकार से इसका हल निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा ये हिंदुओं से संबंधित थी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है अजान शब्द। कौन सा शब्द? अजान। अजान अजान आपको पता है जब इस्लाम में प्रयुक्त होने वाला शब्द है अजान। तो सुप्रीम कोर्ट ने आस मोहम्मद बनाम चंडीगढ़ जो राज्य मामला था इसमें ये निर्णय दिया कि अजान इस्लाम का क्या है? अंतरंग भाग है। अंतरंग भाग है, इंटरनल पार्ट बताया इसको। मामला क्या है कि अजान में जो लाउड स्पीकर वगैरह बजाए जाते हैं उसको रोकने की दृष्टिकोण से ये मामला चर्चा में आया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि इस्लाम का ये क्या है? अंतरंग भाग है, जबकि जब इसमें अजान में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं वो इस्लाम का कोई अंतरंग पार्ट नहीं है। वर्तमान में आपको पता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में किस प्रकार की तबाही इसने मचाई है। सभी प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं इसके अंतर्गत आपदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें आपको पता है लाउड स्पीकर अजान के अंदर लाउड स्पीकर का बजाया जाना पूरी तरह से आपदा अधिनियम 2005 का क्या है? उल्लंघन है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को अभी 2020 में ही यह निर्णय दिया कि आपदा अधिनियम में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। लाउड स्पीकर बजाया जाना ये पूरी तरह से क्या है? असंवैधानिक है। लाउड स्पीकर इस्लाम में अजान के अंतर्गत कोई किसी प्रकार का अंतरंग भाग नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। अजान में जो कहते हैं इस्लाम के लोग कहते हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, जबकि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ अजान है, लेकिन अजान में लाउड स्पीकर किसी भी प्रकार से बजाया जाना ये क्या है? गैर संवैधानिक है, यानी संविधान के नज़रिए से सही नहीं है। ये कहना है हमारे न्यायपालिका का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एक संथारा जिसको संलेखना कहा जाता है, जैन धर्म में प्रचलित होती है संथारा संलेखना पद्धति। इसका मतलब ये जैन धर्म में प्रचलित है और जैन धर्म में कोई व्यक्ति जब बुजुर्ग अवस्था की तरफ चला जाता है तो अन्न जल का त्याग कर देता है और वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो प्रथा होती है संथारा या संलेखना प्रथा। तो यहाँ पर भी ये मामला राजस्थान से संबंधित है। क्या नाम था उन महिला का? विमला देवी जैन। उन्होंने संथारा लिया और इस मामले को फिर निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने संथारा को क्या कर दिया? पहले तो हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई, निखिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य। हाई कोर्ट ने संथारा को क्या कर दिया? रोक लगा दी संथारा पर। वो वापस ये मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पुनः क्या कर दिया? मान्य कर दिया। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगाई और संथारा संलेखना जो जैन धर्म में प्रचलित है इसको क्या किया है? मान्य किया है। आपको पता है समाधि या सती प्रथा, समाधि या सती प्रथा यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक रूप से ये धार्मिक आचरण के अनुरूप नहीं है। धार्मिक आचरण के अनुरूप नहीं है। ये लीजिए, समाधि और जो सती प्रथा है
वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी प्रकार का धार्मिक आचरण के अनुरूप नहीं माना जाता है, यानी न ही समाधि और न ही सती प्रथा को मान्यता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 25 के दो स्पष्टीकरण हैं दोस्तों, के स्पष्टीकरण, और ये स्पष्टीकरण इसके सामने किस प्रकार से हैं? अनुच्छेद 25 इसके अंतर्गत क्या है? सिखों को कृपाण रखने, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिली हुई है। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही क्या है? हिंदुओं के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिखों को माना जाता है। यानी हिंदुओं के अंतर्गत ही आते हैं कौन कौन? जैन, बौद्ध और सिख। तो ये था भारतीय संविधान का आपका अनुच्छेद 25, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसके कुछ पार्ट और बच गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के, अनुच्छेद 25 के पश्चात 26, 27 और 28। तो उसको हम आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे। आज के दृष्टिकोण से आज की क्लास हमारी यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।